मिल जाएगी। ठीक है जी। नहीं नहीं, ये देखो ये सब स्कूल की बातें हैं, देखो हर किसी का अपना अपना है। ठीक है, जब हम भी यहाँ पे थे हमारा भी मन करता था यार कुछ खा ही ले, सुबह से बैठे रहते हैं, है ना, कब खाने का टाइम मिलेगा। अभी सर ने छोड़ा होगा, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, मैंने एंट्री ले ली, तो फिर कब ब्रेक लेंगे, कब रिफ्रेशमेंट लेंगे? ठीक है, इसी टाइम में लेंगे। और कब लेंगे? चाय कॉफी ले आया करो। कल हमने क्या करा था जी? डिफरेंसेस करे थे, डिफरेंसेस के बाद वेयर एक्ट पढ़ा था। पहले होमवर्क दिया था, होमवर्क डिस्कस कर लें एक बार। आईपीसी में जिन्होंने कल याद नहीं करा था हमारा वो इंडेक्स, आज याद करा है उन्होंने, पढ़ के आए हैं। कल कहां तक पढ़ा था हमने? चैप्टर 5 तक करा था। चैप्टर 5 के आगे पढ़ा है जी? क्यों नहीं पढ़ा? ये अब आपका ऑटोमेटिक होमवर्क रहेगा कि आपने क्या करना है, नेक्स्ट 5 इंडेक्स पढ़ के आना है। ऐसे हम क्या करेंगे, जब आईपीसी खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आप टीपीए उठा लेंगे। टीपीए तो चल ही रहा है, सोगा पढ़ लेंगे, पार्टनरशिप पढ़ लेंगे, सीपीसी एडवांस में पढ़ लेंगे, सीआरपीसी का इंडेक्स एडवांस में पढ़ लेंगे। ये हमारा डिफॉल्ट होमवर्क है। क्या है हमारा डिफॉल्ट होमवर्क? कि जो भी सब्जेक्ट चल रहा है करंट में, जैसे अब आईपीसी चल रहा है ना हमारा, तो उसमें हमने क्या करना है, पहले 5, उसके बाद नेक्स्ट 5, उसके बाद नेक्स्ट 5 चैप्टरों का चैप्टर नंबर, चैप्टर का नाम और चैप्टर की रेंज, ये 3 चीज हमें क्या है उसकी याद करके आनी है। सपोज करें चैप्टर 6 ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट 121 से लेके अपना 131 तक। ठीक है जी, ये हमें याद करके आना है। सपोज करें जैसे आप पहुंचेंगे चैप्टर, ऑर्डर लिखने लगा था मैं, चैप्टर 16 पे आईपीसी का। ठीक है जी, ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी, उसकी बड़ी रेंज है 299 से लेके 377 तक, उसकी ये बड़ी रेंज है। उसके बाद आ जाते हैं ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू बॉडी, 299 से 311 तक। ठीक है जी, फिर ऑफेंस रिलेटिंग टू मिसकैरेज 318 तक, हर्ट 319 से 338 तक। मेरे को हिंदी में याद होते हैं, आपको हो सकता है इंग्लिश में याद होते हो। ठीक है जी, और हर्ट के बाद अपना रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वगैरह 339 से 348 तक। तो जिसमें ऐसे सब हेडिंग भी आ जाएंगी, तो ये भी ऑटोमेटिक होमवर्क है कि हमने वो सब हेडिंग भी याद करनी है। ठीक है जी, अब क्या करना है, कल के लिए पहले 5 हम डिस्कस कर चुके थे, वो हमने रिवाइज करना है और नेक्स्ट 5 याद करके आने, यानी कि आईपीसी का 1 to 10 हमें क्या होना चाहिए, इंडेक्स याद होना चाहिए। ठीक है जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट 5 मिनट बस। हमने जो कल होमवर्क था हमारा, क्या होमवर्क था बताओ जी? केएस पुट्टास्वामी जजमेंट थी। हाँ जी, केएस पुट्टास्वामी जजमेंट, उसके बारे में सबसे पहले कितने जजेस थे उसमें? 9 जजेस थे। मेजॉरिटी रेशो क्या थी? होल 9 थी। 9:0, 9:0 की रेशो थी, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनानिमस डिसीजन कहते हैं। क्या वर्ड है देखो, यूनानिमस डिसीजन। यूनानिमस का मतलब सबका एक जैसा ही डायरेक्शन है, सबका एक जैसी ही राय है। ठीक है जी, सबका एक ही डिसीजन है, इसे कहते हैं यूनानिमस डिसीजन। 9 जज बेंच थी। ठीक है, इशू इन्वॉल्व क्या था इसमें जस्टिस केएस पुट्टास्वामी में? राइट टू प्राइवेसी, और एक और इशू था आधार कार्ड। तो इसकी स्टोरी क्या थी, जो आधार कार्ड वाली जजमेंट थी। ठीक है जी, इश्यूज वाइज समझो। नंबर 1, वैलिडिटी ऑफ आधार एक्ट। ठीक है जी, उसके बाद ब्रॉड इशू हम बात कर रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी। इशू और भी बहुत सारे थे, लेकिन हमने उन्हें 2 ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया है। तो सबसे पहले जब ये जजमेंट थी, ये जो केस था, जस्टिस केएस पुट्टास्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कहां से रिटायर हुए थे वो? कर्नाटका हाई कोर्ट से रिटायर जज थे। ठीक है जी, जस्टिस थे वो। तो उन्होंने क्या करा, चैलेंज करा आधार कार्ड को।
कि ये क्या करने हैं सर, आधार कार्ड में हमारी आइरिस स्कैन है, फिंगरप्रिंट स्कैन की इंफॉर्मेशन है, फेशियल रिकॉग्निशन की इंफॉर्मेशन है, और भी हमारा सेंसिटिव डाटा है। अगर ये लीक हो गया तो हमें बहुत खतरा हो सकता है, क्योंकि बैंक अकाउंट भी लिंक हो रहे हैं। सरकार ने कहा जितनी भी हमारी स्कीम्स की सब्सिडी हैं, ये जितने भी हमारे स्कीम के बेनिफिट हैं, उज्ज्वला योजना है ना, XYZ जो भी सरकार स्कीम चलाती है, वो बेनिफिट भी आधार कार्ड से लिंक होंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप बेनिफिट नहीं ले सकते। प्लस आधार एक्ट में और क्या कहा उन्होंने, स्कूल चिल्ड्रन का एडमिशन भी आधार कार्ड के ऊपर बेस्ड होके होगा, उसके बिना नहीं होगा। ऐसे कई सारे प्रोविजंस थे। तो फिर जस्टिस केएस पुट्टा स्वामी ने इसे चैलेंज करा कि आधार कार्ड क्या है, लीक हो सकता है इसमें से डाटा, और ये हमारी प्राइवेसी को ब्रीच करता है, क्योंकि हमारी सारी इंफॉर्मेशन एक सेंट्रल सर्वर के पास चली जाती है, और अगर वो सर्वर हैक हो गया तो बहुत बड़ा डाटा का लॉस हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले 5 जजेस बेंच ने ये बात सुनी आधार कार्ड के रिलेटेड। उन्होंने आधार एक्ट को कह दिया कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आधार तो क्या है, एक आइडेंटिटी के रूप में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है जी। उसके बाद इसमें एक सब इशू उठा प्राइवेसी का। प्राइवेसी के पास हमारे पास पहले 2 जजमेंट थी, एक MP शर्मा है ना, एक खड़क सिंह थी। ठीक है, MP शर्मा और खड़क सिंह 2 जजमेंट थी। उन दोनों जजमेंट ने कहा, क्या कहा कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट में नहीं आता। ऐसा सेटल किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने पहले। इनमें से एक 6 जज बेंच थी और एक 8 जज बेंच की जजमेंट थी। उन्होंने कहा हुआ था प्राइवेसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। उसके बाद वैलिडिटी ऑफ आधार एक्ट को जज करा 5 जजेस ने। 5 जजेस ने 4:1 की रेशो में 4:1 की रेशो में इसे अपहेल्ड करा। 4:1 मतलब 4 इन द फेवर, 1 इज अगेंस्ट। अगेंस्ट में कौन थे, आज के प्रेजेंट CJI। कौन है आज के प्रेजेंट CJI, ऑनरेबल जस्टिस श्री DY चंद्रचूड़ जी। उनका इसमें अलग ओपिनियन था। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसको तो 5 जजेस बेंच ने डिसाइड कर दिया। इसके बाद इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें 6 जज बेंच और 8 जज बेंच की ऑलरेडी डिसीजन थी हमारे पास, तो 5 जज बेंच उसको ओवर रूल नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने एक हायर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई, वो थी 9 जज बेंच आपकी। ठीक है जी। 9 जज बेंच ने सबने यूनानिमस डिसीजन दिया, MP शर्मा को ओवर रूल कर दिया। उन्होंने एक्सप्रेसली कहा कि MP शर्मा इज ओवर रूल्ड, खड़क सिंह इज ओवर रूल्ड, एंड राइट टू प्राइवेसी इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ठीक है जी। तो प्राइवेसी के लिए 9 जज और आधार एक्ट के लिए 5 जज बेंच। ठीक है जी। 5 जज बेंच ने इसको रेफर करा था, तब 9 जजेस बेंच बनी थी। आपके पीटी में एक क्वेश्चन भी आ सकता है क्या, कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिसका नाम होता है उसमें कितने जजेस होते हैं मिनिमम, 5 जजेस होते हैं, याद रखना। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की बात करेंगे तो हमेशा याद रखना उसमें 5 से नीचे मेंबर नहीं हो सकते, कम से कम 5 जजेस आपके होंगे। ठीक है जी। होमवर्क क्या है इसके साथ साथ, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल निकाल के लेके आना है हमें जहां ये बात लिखी हुई है, और प्लस में आज तक कौन सा ऐसा केस है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस एक साथ बैठे, केशव नंदा भारती। ठीक है जी। कितने जजेस बेंच थी, 13। कितने कंकरिंग, कितने डिसेंटिंग, देख के आना। ठीक है जी। 6-7 होगी, 7-6 होगी। 6-7 ने क्या कहा था उसमें, देख के आना। ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे। कल हमने पढ़ लिया था हमारा स्पेसिफिक गुड्स की डेफिनेशन। स्पेसिफिक गुड्स में देखें जी, 2 एलिमेंट हैं, आइडेंटिफाइड प्लस एग्रीड अपॉन, है ना, ये 2 एलिमेंट है ना।
सेविंग क्लॉज क्या होता है जी? सेविंग क्लॉज का मतलब क्या होता है? ठीक है, सेविंग क्लॉज का मतलब क्या होता है कि जैसे सोगा में अगर सेविंग क्लॉज है, यानी कि सोगा का इफेक्ट उस सेविंग क्लॉज में जो जो भी एक्ट लिखे हुए हैं उनके ऊपर नहीं पड़ता। और नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, ओवर राइडिंग इफेक्ट। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब मैं ही सबसे उच्च हूं। नॉट विथ स्टैंडिंग, मैं आपके साथ खड़ा नहीं हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो ठीक है। तो सेविंग का मतलब है कि आप मेरे बड़े भाई हो, ठीक है, हम दोनों की वर्किंग अलग अलग है। नॉट विथ स्टैंडिंग का क्या मतलब है कि मैं आपको ओवर रूल कर रहा हूं, आप चाहे कुछ भी कहते रहो, मेरी बात सुनी, मेरी बात मानी जाएगी। हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक गुड्स की। आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन, इसमें दो एलिमेंट है हमारे। सपोज करें एक शोरूम है मोटर बाइक्स का, जो हम कल एग्जांपल ले रहे थे। अब उस शोरूम में तीन मॉडल्स की बाइक खड़ी हैं, मॉडल एक्स, मॉडल वाई एंड मॉडल जेड। तीन मॉडल होते हैं, जैसे हीरो स्प्लेंडर, सीडी डिलक्स, एक्स वाई जेड, तीसरा कोई भी पैशन। ठीक है जी। आप गए शोरूम में, आपने कहा आई नीड वाई मॉडल मोटर बाइक। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पास स्टॉक में 5 वाई मॉडल की मोटर बाइक खड़ी है नीचे स्टोर में। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जब मैंने उन्हें कहा, उन्होंने कहा ठीक है, वी आर रेडी टू सेल यू, हमारी पेमेंट वगैरह हो गई। तो क्या गुड स्पेसिफिक बन गए हैं? दो एलिमेंट है, आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन। ठीक है जी। अब आते हैं उसमें कि जब 5 मोटर बाइक खड़ी हैं, हो सकता है उसके 5 कलर हो, येलो, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, 5 कलर में आती है वो मोटर बाइक। अब ऐसा तो है नहीं सब जब मोटर बाइक खरीदते हैं अपना फेवरेट कलर सोच के आते हैं घर से, है ना? मैंने भी जब अपनी ली थी मोटर बाइक, उसका फेवरेट कलर मैं भी सोच के ही आया था। तो कहते हैं 5 में से मेरे को येलो कलर की ही चाहिए, है ना? तो जब आप शोरूम में गए, आपने कहा मुझे वाई बाइक चाहिए, वाई मॉडल की बाइक चाहिए, तो वो क्या बन गई? आइडेंटिफाई कर दिया आपने। और एग्रीड अपॉन क्या हुआ? जब आपने येलो कलर को देखा और वहां पे पसंद कर लिया। तो स्पेसिफाइड गुड होने के लिए आइडेंटिफिकेशन भी जरूरी है कि मुझे वाई मॉडल की मोटर बाइक चाहिए। और वाई मॉडल में भी हो सकता है मोर देन 2 कलर्स, 3 कलर्स आते हो। आप जब अपना पर्टिकुलर कलर चूज कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा? वो हमारा बन जाएगा एग्रीड अपॉन। यानी कि ये दोनों एलिमेंट सेटिस्फाई होने चाहिए। जैसे मैं जाता हूं, मेरे को क्या खरीदनी है, सपोज करें मारुति स्विफ्ट खरीदनी है। स्विफ्ट 2 इंजन में आती है, पेट्रोल में आती है, डीजल में आती है। प्लस पेट्रोल के भी 3 वेरिएंट है, सपोज करें टॉप, बेस, मीडियम। डीजल के भी 3 वेरिएंट है, टॉप, बेस, मीडियम। ठीक है जी। तो मैंने कहा स्विफ्ट खरीदनी है, आइडेंटिफाई कर लिया मैंने कि मुझे स्विफ्ट पसंद है। एग्रीड अपॉन कैसे होगी? सबसे पहले कलर, व्हाइट, रेड, ब्लैक क्या चाहिए, फिर डीजल, पेट्रोल क्या इंजन चाहिए, उसमें क्या मॉडल चाहिए। ठीक है, तो स्पेसिफाइड गुड का मतलब है कि बस आपने अपनी लास्ट चॉइस कर ली, उसमें और कुछ डिटरमाइन नहीं करना। जैसे आपने अपने फादर साहब को कहा कि फादर साहब मुझे एक मोटर बाइक ले दें या मुझे साइकिल ले दें, उन्होंने कहा ठीक है ले लो, आपको जो पसंद आती है। ठीक है, अभी उसमें आपने साइकिल का मॉडल आइडेंटिफाई करना है, उसका मैकेनिक्स आइडेंटिफाई करना है, क्या है, कई बार आपको वो चाहिए बैटरी वाली, बैटरी ऑपरेटेड साइकिल भी आती हैं, वो चाहिए, नॉर्मल चाहिए, स्पोर्ट्स साइकिल चाहिए। तो ये सभी चीज हमने उसमें अभी काम करना है। स्पेसिफाइड गुड कब होंगे? कि सारा काम खत्म हो चुका है, मैंने चुन लिया है अपना मॉडल, मैंने उस पर हाथ रख दिया है, मैंने उसका एग्रीमेंट कर लिया है। तो जब वो गुड्स हम इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि फर्दर इसमें कुछ हमें डिटरमाइन नहीं करना, तभी वो गुड्स क्या बनेंगे? स्पेसिफाइड बनेंगे। ठीक है जी। मेरली आपने शोरूम में फोन करके कह दिया कि मुझे वाई मॉडल की बाइक चाहिए, बचा के रखना, तो वो गुड्स स्पेसिफाइड नहीं माने जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल, हो सकता है वाई में कलर ही एक ही आता हो, ब्लैक कलर, तब तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि क्या है, ये आइडेंटिफाइड और एग्रीड दोनों है। लेकिन जहां चॉइसेस अभी बची हुई हैं, तो उस केस में वो स्पेसिफाइड नहीं बनेंगे। ठीक है जी।
आगे पढ़ें 2 क्लॉज 15 रीड करें। ठीक है जी, इसका मतलब देखें एक्सप्रेशंस जो यहां पे यूज हुए हैं लेकिन डिफाइन नहीं हुए। एक्सप्रेशंस का मतलब है शब्द, जो वर्ड्स यहां पे यूज हुए हैं लेकिन डिफाइन नहीं हुए। और वो डिफाइन कहां पे है? आईसीए में। आईसीए मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है। हैव द मीनिंग्स असाइन टू देम इन दैट एक्ट। दैट का मतलब है ये आईसीए को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं जो हमने वर्ड्स यहां यूज करे हैं लेकिन वो यहां डिफाइन ना होके आईसीए में डिफाइन है, तो हम उसका मीनिंग इंपोर्ट कर लेंगे सोगा में भी। ठीक है जी, बेयर एक्ट में बिना देखे सोगा की एनफोर्समेंट डेट बताओ। 1 जुलाई 1930। ठीक है जी, अब आ जाओ आप सेक्शन नंबर 3 के ऊपर, पढ़ें जी। The unrepealed provisions of Indian Contract Act 1872, even so far as they are inconsistent with the express provision of this act, shall continue to apply to contracts for the sale of goods. ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन। ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन सिंपली एक बात कहता है, जब तक आईसीए और सोगा दोनों सेम पॉइंट पे हैं, यानी कि उनकी कोई लड़ाई नहीं है आपस में, तब तक वो क्या है, आईसीए अप्लाई करता रहेगा। यहाँ पे आईसीए के प्रिंसिपल्स, जैसे कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल हम आईसीए से उठाते हैं ना सेक्शन 10 के, कि क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन होनी चाहिए। तो कहते हैं जब तक इन दोनों में कोई लड़ाई नहीं है तब तक तो आईसीए यहाँ अप्लाई करता रहेगा, कंटिन्यू टू अप्लाई। जैसे ही कोई ऐसा प्रोविजन आ गया जिसमें आईसीए में कुछ और लिखा है और सोगा में कुछ और लिखा है, तो हम किसकी बात मानेंगे? सोगा की बात मानेंगे। सोगा की बात क्यों मानेंगे? कि अगर आईसीए की ही माननी होती तो हम सोगा बनाते ही क्यों, है ना। हमने क्या पढ़ा था? हम सोगा को निकाल के लेके आए हैं आईसीए से। अगर हम झगड़ा हुआ है दोनों के बीच में और उस केस में भी आईसीए की बात मानेंगे तो सोगा बनाने का फायदा क्या था? और सोगा क्या है? हमारा स्पेशल लॉ है। स्पेशल लॉ का क्या मैक्सिम है? जनरली या स्पेशली, बस नॉन डेरोगेंट, मतलब कि स्पेशल लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल लॉ। ठीक है जी, आगे देखें सेक्शन 4 पढ़ें जी। Contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price. There may be a contract of sale between one part, owner and another. ठीक है जी, ये हम पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन, हमने इसके एलिमेंट भी लिखे हुए हैं। देखो जी, ये क्या कहता है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? जहां पे सेलर या तो ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करने का मतलब है क्या, ट्रांजैक्शन का नाम है सेल, और एग्रीज टू ट्रांसफर, यहां पे इस ट्रांजैक्शन का नाम क्या है? एग्रीमेंट टू सेल, एटीएस। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? वाइड टर्म है, बड़ी टर्म है। इस बड़ी टर्म में ये दोनों टर्म छुपी हुई हैं। कौन कौन सी? सेल और एटीएस। एक हम वर्ड यूज करते हैं जीनस और स्पीशी। ठीक है, यह आप कहां पढ़ोगे? ये ऐसा का ऐसा ही पूछ लेते हैं 299 और 300 आईपीसी के रेफरेंस में, सेम आपका पीटी में क्वेश्चन उठ के आता है। उसमें क्या टर्म यूज करते हैं हम? कल्पेबल होमिसाइड इज जीनस, मर्डर इज इट्स स्पीशी। तो पीटी में पूछ लेते हैं जीनस कौन है और स्पीशी कौन है। ठीक है, तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज जीनस, जीनस मतलब बड़ा टर्म, और एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल क्या है? इसके स्पीशी हैं। ठीक है जी, वो क्या है? इसके अंदर ही आते हैं। आगे देखें जी, देयर में बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर। कहते हैं अगर आप पार्ट ओनर है, सिर्फ आप चीज को क्या है, उसका एक पार्ट ओन करते हैं, 40%, 30%, 10%, आप अपना पार्ट भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
ठीक है, जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे गुड्स ही आपको देने हैं। अगर आपके पास पार्ट की ओनरशिप है, आप पार्ट गुड्स ट्रांसफर कर दो। हाँ, जैसे शेयर्स का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, या फिर जैसे हमने कार ली है मिलके 3 जनों ने, है ना, तो अब मेरे को आपके साथ पार्टनरशिप नहीं रखनी, अब मेरी आपके साथ बनती नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अपना शेयर किसी और को सेल कर दूंगा। ठीक है जी, तो क्या है, पार्ट ओनर भी ट्रांसफर कर सकता है। आगे देखें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। एब्सोल्यूट का मतलब है सेल, ठीक है, फिर वही बात कह रहा है, एब्सोल्यूट मतलब कि जिसमें आप कोई शर्त नहीं लगा सकते। अब सेल हो गई, अब क्या शर्त लगानी है, अब तो बिक ही गया माल। और कंडीशनल, कंडीशनल क्या है, एग्रीमेंट टू सेल। इसे दो तरीके से पढ़ सकते हैं, सेल और एग्रीमेंट टू सेल भी मान सकते हैं, या फिर ऐसे भी मान सकते हैं कि हमने या तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करा है बिना किसी शर्त के। जैसे आप गए दुकान पे, आपने ब्रेड का पैकेट उठाया, पैसे दिए, ये क्या है, एब्सोल्यूट सेल है, किसी ने कोई कंडीशन नहीं लगाई। कंडीशनल कैसे हो सकता है, कंडीशनल ऐसे हो सकता है कि वो अपनी दुकान के बाहर लिख दे, पहले पैसे दे बाद में सामान ले, उसने एक कंडीशन इंपोज कर दी। या फिर आपने क्या कहा, उसको फोन करके कहा कि मेरे घर पे फंक्शन है, आप 20 पैकेट ब्रेड भिजवा दें, उसने कहा पहले पैसे दे बाद में सामान आएगा। कंडीशनल भी हो सकती है और एब्सोल्यूट भी हो सकती है। आगे देखें जी, थर्ड क्लॉज। ठीक है जी, ये क्या कहते हैं, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में एक ही फर्क है, क्या, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स हैंड टू हैंड हो रहा है देन इट इज सेल, और अगर वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स एट अ फ्यूचर डेट हो रहा है उसे कहेंगे A2S या फिर एग्रीमेंट टू सेल। प्रॉपर्टी इन गुड्स का क्या मतलब है, रेफर करेंगे सेक्शन 211 को। प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब है एब्सोल्यूट राइट्स, जनरल प्रॉपर्टी। दो तरीके की प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, देखें जी। प्रॉपर्टी को जब हम बाइफर्केशन कर रहे थे, इसका पोस्टमार्टम कर रहे थे सबसे पहले के लेक्चर्स में, हमने प्रॉपर्टी दो तरीके से पढ़ी थी, एज इंटरेस्ट, एज थिंग। एज थिंग की हमने क्या थी, लंबी चौड़ी डेफिनेशन करी थी। एज इंटरेस्ट का मतलब, अब देखें, प्रॉपर्टी एज इंटरेस्ट का मतलब है कि आपका उसमें कितना हक है। सिंपल सीधी भाषा में हम बात करें तो आपका दो तरीके से हक हो सकता है, आइदर जनरल, आइदर स्पेशल। जनरल माने पूरा का पूरा 100% दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, जैसे दिस बुक, दिस बैरक बिलोंग्स टू मी, आई एम दी ओनर ऑफ दिस, आई होल्ड जनरल प्रॉपर्टी इन दिस बुक, ये है जनरल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब आपके पास सिर्फ लिमिटेड राइट है उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का। जैसे सपोज आई लेंड दिस बुक टू यू, मैं आपको ये बुक उधार देता हूं, तो अब आपके पास क्या है, जनरल नहीं स्पेशल राइट है। आप इस बुक को ना फाड़ सकते हैं, ना इसको आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, ना इसके ऊपर पेन चला सकते, पेंसिल चला सकते, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप इसे रीड कर सकते हैं। ऐसे राइट को कहते हैं स्पेशल राइट। और जब हमारे पास 100% राइट है, अपनी प्रॉपर्टी को कैसे भी यूज करूं, जलाऊं, फेंकूं, कुछ भी करूं, माइन प्रॉपर्टी, तो वो क्या है, जनरल। तो सेल कब बनेगी, हमेशा याद रखें, जब जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स, सेल कभी भी स्पेशल प्रॉपर्टी की नहीं बनती। सोचो कैसे बनेगी, मैंने आपको अपनी बुक पढ़ने के लिए दी, क्या आप मेरी बुक आगे ट्रांसफर कर सकते हो, सेल कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो सेल कभी भी स्पेशल राइट के नहीं होते, हमेशा जनरल के ही होंगे। तो कहते हैं अगर जनरल राइट हैंड टू हैंड ट्रांसफर हो गया देन इट इज सेल। मैंने बुक दी आपसे 50-60 जो भी इसका रेट है वो लिया, दिस इज सेल। ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल में क्या है, प्रॉपर्टी इन गुड विल बी ट्रांसफर्ड एट फ्यूचर डेट। आपने क्या कहा कि मेरे को ये बुक मंगा के रखना,
मेरे को भी चाहिए, मैं आपसे कल ले लूंगा या परसों ले लूंगा या ले लूंगी, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर इवेंट पे जब ट्रांसफर होगा उसे कहेंगे एटीएस। ठीक है जी, आगे देखें। फोर्थ, ठीक है जी, एग्रीमेंट टू सेल सेल में कब बनेगा, जब टाइम एक्सपायर हो जाएगा या फिर कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे आ जाएं आप सेक्शन नंबर 5 के ऊपर, पढ़े जी 5। देखो जी, हमने कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है, ऑफर से होती है हमेशा। कॉन्ट्रैक्ट बनने की शुरुआत हमेशा ऑफर से होगी। सपोज करें मेरे को अपना ये फोन बेचना है, इसको सेल करना है, दो तरीके से ऑफर हो सकता है, या तो मैं इस फोन को लेके आपके पास आऊं कि आप इसे खरीद लें XYZ अमाउंट पे, या फिर आप खुद मेरे पास आए और कहें आप अपना ये फोन बेचना चाहोगे XYZ अमाउंट पे। यानी कि ऑफर या तो सेलर बना सकता है या बायर बना सकता है। तो जब ऐसा होता है उसी को क्या कह देते हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने की शुरुआत कह देते हैं। लिखा है यहां पे, मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल। ऑफर टू बाय और सेल का मतलब है या तो सेलर आपके पास ऑफर लेके आ रहा है कि ये मेरे पास बहुत अच्छे एप्पल्स आए हुए हैं हिमाचल से, आप खरीद लें इसे, या फिर बायर खुद चल के सेलर के पास आ रहा है कि आपके पास हिमाचल के एप्पल्स हैं अच्छे वाले, वो मेरे को आप सेल कर दें। तो जरूरी नहीं है कि सेलर ही ऑफर देगा, ऑफर आइदर पार्टी दे सकती है जिसको भी सूटेबल लगता है। ठीक है जी, आगे देखें। एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। एक्सेप्टेंस का मतलब है एक पार्टी ने ऑफर करा, दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है जी, आगे देखें, पढ़ें, रीड करें जी। ठीक है जी, अब देखो क्या कहता है ये कहता है द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स। हमने पहले पढ़ा था सेल का सिर्फ और सिर्फ किससे कंसर्न है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप से कंसर्न है, ना तो वो प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है ना डिलीवरी के ऊपर। एग्जाम्पल से समझे, सेल हमने कहा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, सिर्फ और सिर्फ। इसका ना तो प्राइस से कोई लेना देना है ना डिलीवरी से। प्राइस का मतलब प्राइस पेमेंट, प्राइस तो होना जरूरी है। पेमेंट और डिलीवरी ऑफ गुड्स, हमने इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। कैसे, देखें, मैं दुकान पे गया, मैंने उसको सामान दी और मैंने उसको पैसे दिए, उसने मेरा सामान पैक करके मेरे हाथ में दे दिया। पहले भी कर चुके हैं हम ये एग्जाम्पल। मैंने क्या कहा कि मैं मार्केट में जरा बिजी हूं, अभी मार्केट में और शॉपिंग करके आपसे वापसी में सामान लेता हुआ जाऊंगा। ठीक है जी, तो अब क्या हो गया है, मैंने पैसे दे दिए, उसने मेरे सामान पैक करके रखा हुआ है, तो अब वो सामान क्या है, मुझे ट्रांसफर हो चुके हैं, अब उनका मालिक मैं हो चुका हूं। ऐसा हो सकता है वो आपका सामान किसी और को बेच दे जो उसने पैक करके रखा हुआ है, नहीं हो सकता ना। तो इसलिए सेल का, क्योंकि डिलीवरी तो हुई नहीं देखो, लेकिन सेल फिर भी हो गई, तो इसलिए हम कहते हैं कि सेल में डिलीवरी होना जरूरी नहीं है। प्राइस पेमेंट क्यों नहीं जरूरी है, मेरा अच्छा जानकार था शॉपकीपर, मैंने उसको कहा यार सामान दे दो, पैसे मैं आपको 2 दिन बाद दूंगा। उसने कहा ठीक है ले जाओ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या दिया, पेमेंट ऑफ प्राइस की ही नहीं, लेकिन वो गुड्स ट्रांसफर हो गए हैं अब, है ना, मेरे पास आ गए, मैंने यूज भी कर लिए। तो वो क्या है, सेल में ना तो प्राइस पेमेंट की नेसेसिटी है ना आपकी डिलीवरी की नेसेसिटी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जरूरी एसेंशियल बात क्या है, ट्रांसफर ऑफ
ओनरशिप कब होती है? डिलीवरी को हम डिफाइन करेंगे ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। जैसे ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ऐसे ये ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, क्योंकि पोजेशन ही ट्रांसफर होता है मेरे डिलीवरी में। मेरे पास पड़े थे, अब मैं आपको दे रहा हूं, हो गया पोजेशन ट्रांसफर। ठीक है जी। प्रॉपर्टी एज थिंग में हमने पढ़ा था मूवेबल, इमूवेबल। ठीक है जी। मूवेबल में हमने बहुत सारी टाइप पढ़ी थी इसकी, इमूवेबल में हमने बहुत सारी टाइप्स पढ़ी थी इसकी। ये हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में किया था अपने। ठीक है जी। अब ये देखें द कॉन्ट्रैक्ट में भी, और हमारी बात जो हमने अभी डिस्कस करी है कहां से सीमेंटेड होती है, देखो, मे प्रोवाइड फॉर इमीडिएट डिलीवरी और इमीडिएट पेमेंट। या तो आप हैंड टू हैंड डिलीवरी करें, हैंड टू हैंड पेमेंट करें, ऐसा भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट है बाय इंस्टॉलमेंट। मैंने ईएमआई करवा लिया, मैंने फ्रिज लिया, मूवेबल गुड है फ्रिज, मैंने फ्रिज लिया, उसकी ईएमआई करवा ली। ठीक है, तो वो इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है, या फिर पोस्टपोन, पोस्टपोन का मतलब बाद में भी कभी हो सकता है। यानी कि ये बात हमें ये दर्शाती है कि डिलीवरी और पेमेंट इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द सेल। ठीक है जी। आगे देखें सेकंड क्लॉज। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या कहा, देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बना सकते हैं आप? ओरल, रिटन, इंप्लाइड, इनकी ब्रॉड कैटेगरी है एक्सप्रेस। अगर आप बनाना चाहें दो ही बाइफर्केशन कर लो, एक्सप्रेस और इंप्लाइड। एक्सप्रेस दो तरीके से होता है, बोल के या लिख के। इंप्लाइड हमेशा कंडक्ट से होता है। ठीक है जी। और हो सकता है पार्टली एक्सप्रेस हो, पार्टली इंप्लाइड भी हो, इन दोनों का आपस में मिक्सचर। किसी भी तरीके से हमारा सेल बन सकता है। एग्जाम्पल जी, बोल के कि भैया एक पैकेट ब्रेड देना, ओरल। राइटिंग, ये पर्चा लो, मम्मी ने बना के दिया है, आप ये सामान निकाल के दे दो, दिस इज राइटिंग। इंप्लाइड, मैं गया, मैंने दही का पैकेट उठाया, 30 रुपए काउंटर पे रखे और चलता बना, कंडक्ट। ना उसने एक शब्द कहा ना मैंने एक शब्द कहा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंप्लाइड। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आप किसी भी तरीके से बनाओ, दोनों का मिक्सचर कैसे होगा, भैया दही ले जा रहा हूं और ये पैसे रख दिए मैंने वहां पे। ठीक है जी। दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। सोगा कभी आपको ये नहीं कहता कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक वे में ही बनाओ। ठीक है जी। अनलेस एंड अनटिल पार्टीज खुद ही ना स्पेसिफाई कर दें। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको मेरी गाड़ी खरीदनी है तो आप मुझे एक ईमेल लिख के दे रिटर्न में। जैसे कंपनीज में क्या होता है मैं आपको बताता हूं, जो कंपनियां होती है ना, उन्हें कोई भी चीज मंगानी होती है, वो क्या मंगाते हैं पहले, पीओ, परचेज ऑर्डर मंगाते हैं। परचेज ऑर्डर क्या है, सपोज करें रिलायंस है, उनको जरूरत है स्टेशनरी की, स्टेशनरी में पेन, पेंसिल और आपकी टेप्स वगैरह पैकिंग के लिए सब कुछ। एक मेरी कंपनी है, एक आपकी कंपनी है, एक आपकी कंपनी है, हम तीनों की स्टेशनरी प्रोवाइड करती है। तो वो रिलायंस क्या करेगी, हम तीनों को फोन करके कहेगी कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, आप क्या करें, अपना एक पीओ बना के भेजें। पीओ का क्या मतलब है, मैं उसमें अपने आइटम्स के रेट लगा के बेचूंगा कि टेप 10 रुपीज पर पीस, पेंसिल @4 रुपीज पर पीस, ऐसे करके एक प्रोजेक्टेड बिल बना के भेजूंगा। ये भेजेंगे, फिर ये भेजेंगे, हम तीनों में से जो बेस्ट होगा वो उसको सिलेक्ट कर ले। तो कहते हैं अनलेस एंड अनटिल पार्टीज खुद ही डिसाइड नहीं करती कि सब कुछ ओरल होगा, रिटर्न होगा, लॉ को कोई दिक्कत नहीं है। लॉ कहता है आप जैसे मर्जी करें, जैसे आपको सूटेबल लगता है। ठीक है जी। आगे देखें अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सब्जेक्ट मैटर का क्या मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट हो किस चीज का रहा है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, आप किस चीज को लेके कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, मेन असेंशियल क्या है। ठीक है, पढ़ें सिक्स्थ। The goods which form the subject of contract of sale,
कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो गुड्स होंगे वो गुड्स कौन कौन से हो सकते हैं? पहला एग्जिस्टिंग हो सकते हैं, ओन्ड और पजेस्ड बाय द सेलर, और फ्यूचर गुड्स। कहते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स और हमारा फ्यूचर गुड्स। दो तरीके के गुड्स क्या हो सकते हैं, हमारे सब्जेक्ट मैटर बन सकते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब जैसे हमने एग्जांपल करा था, उसकी दुकान में सामान अभी रखा है, या तो हम अभी के अभी उठा के लिया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हमेशा याद रखना सेल और एटीएस दोनों की बात होती है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग गुड्स कैसे होंगे कि सामान उसकी दुकान में है, या तो आप उसे हैंड टू हैंड ले आओ तो सेल हो जाएगी, या उसको कह दो घर पहुंचा देना तो वो एग्रीमेंट टू सेल हो जाएगी। फ्यूचर कैसे? आज ही एडवांस ले लो। जैसे होली दिवाली के टाइम पे क्या होता है, मिठाइयों की बड़ी शॉर्टेज होती है, खासकर उन शॉप्स पे जिनका मार्केट में नाम है कि ये प्योर बनाते हैं, है ना। कई बार ऐसे होता है हमारे यहाँ, तो मैं आपको बताऊं, सुबह के 9:30 बजे ही उनका शटर बंद हो जाता है कि हमारा तो सोल्ड आउट हो गया है पूरा। 9:30 बजे ही सुबह, जिनकी दुकान खुलती भी नहीं है कईयों की, तो उनका ऐसा होता है त्योहारों के टाइम पे 5 बजे 4:30 बजे से ही लाइन लग जाती है। हम भी जाते हैं स्पेशल उठ के, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे फ्यूचर गुड्स मैंने उन्हें पहले ही एडवांस दे दिया दिवाली आने से 3 दिन पहले कि भैया ये लो, आपकी दुकान पे बड़ी भीड़ रहती है। वो क्या करेंगे, अभी मिठाई बनाएंगे ताजा ताजा, 3 दिन पहले से बना के नहीं रखी, मैंने उन्हें एडवांस दे दिया। और मैंने कहा कि मैं क्या करूंगा, आपसे आके कलेक्ट कर लूंगा किसी भी टाइम, ताकि मुझे लाइन में ना लगना पड़े उसमें, ठीक है। तो वो क्या हो गया, फ्यूचर गुड्स के लिए भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना सकते हैं। फ्यूचर गुड्स के लिए हमेशा क्या बनेगा, सेल कभी भी नहीं बनती, एग्रीमेंट टू सेल ही बनेगा। सेल क्यों नहीं बनती, क्योंकि सेल के लिए गुड्स का होना जरूरी है, एग्जिस्टिंग होना जरूरी है। सेल तभी बनेगी क्योंकि सेल में हम क्या करते हैं, सेल इज हैंड टू हैंड ट्रांसफर। अब जब तक गुड्स ही नहीं है तो हैंड टू हैंड ट्रांसफर कैसे होगा, इसलिए हमेशा फ्यूचर गुड्स में हमारा एटीएस बनता है, ठीक है जी। आगे देखें सेकंड क्लॉज। यहां पे एक तीसरे टाइप के गुड्स बताए उन्होंने, गुड्स का नाम है कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स क्या होते हैं, कंटिंजेंट गुड्स होते हैं जो हमारे ऐसे गुड्स होते हैं जो है किसी इवेंट के ऊपर डिपेंड। सपोज करें मेरी क्या आ रही है, शिप आ रही है, मेरी शिप में गुड्स हैं ऑलरेडी, तो मेरी शिप आ रही है, अगर तो वो शिप समुद्र में डूबी नहीं तो गुड्स आ जाएंगे, अगर समुद्र में डूब गई तो जय श्री राम, ठीक है जी। यानी कि उनकी इवेंट डिपेंड करता है किसके ऊपर, शिप के सही सलामत वापस आने के ऊपर। तो ऐसे गुड्स को क्या कहते हैं, कंटिंजेंट गुड्स कहते हैं। और हम कंटिंजेंट गुड्स की भी सेल बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा मेरी शिप अभी वाटरवेज में है, उसमें ये सामान है, पर आप क्या करें, एटीएस बना ले मेरे साथ, ठीक है। इसमें लॉ कहता है कोई बार नहीं है, ठीक है जी। कंटिंजेंट गुड के लिए भी हम बना सकते हैं एटीएस। आगे देखें थर्ड। ठीक है जी। अब वो क्या कहता है देखो, वो ये कहता है कि सेलर क्या करना चाहता है, प्रेजेंट सेल करना चाहता है फ्यूचर गुड्स की, यानी कि गुड्स अभी उसके पास है नहीं, लेकिन वो क्या है, ऐसा रिप्रेजेंट करता है गुड्स उसके पास हैं। प्रेजेंट सेल तो जब भी बनाएगा, एग्जाम्पल के थ्रू देखें, मैं आपको कहता हूं हाँ हाँ भाई साहब आप क्या करो, काउंटर पे पेमेंट कराओ, और माल मेरे गोदाम में है पड़ा ऑलरेडी, लेकिन मुझे पता है गोदाम में माल नहीं है, मैं तो ग्राहक को फंसाना चाहता हूं किसी तरह, बस फंस जाए मेरे से। तो मैंने उसको कहा भाई साहब आप काउंटर पे पेमेंट कटाओ, और मैं लड़के को अभी भेज के माल मंगवा रहा हूँ। अब मेरे को पता है वहां पे माल है नहीं, उसने पेमेंट कटवा ली वहां पे। तो अब कहते हैं ऐसी सिचुएशन में जो सेल है वो ऑटोमेटिकली एटीएस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि अब उसकी ड्यूटी है, वो क्या करेगा, आपको फ्यूचर में माल लाके देगा। तो कहते हैं जब अभी चाहिए फिर वो वॉइड हो जाएगा, हम क्या करेंगे, अपने पैसे उससे वापस ले लेंगे और उससे डैमेजेस क्लेम कर लेंगे, ठीक है।
लेकिन जनरल रूल क्या है, अगर अभी नहीं चाहिए तो प्रेजेंट सेल आप करने की कोशिश करते हैं। जब गुड्स फ्यूचर होते हैं तो वो सेल एटीएस में बदल जाती है, अनलेस एंड अनटिल आपको अभी नहीं चाहिए। अगर अभी चाहिए देन पैसे वापस लो, साथ में डैमेजेस भी। अब आ जाओ 7 और 8, इन्हें हम पढ़ते हैं इकट्ठे। 7 देखें जी। Contract is void if the goods without the knowledge of the seller have, at the time when the contract was made, perished or become so damaged as no longer to answer to their descriptions in the contract. बताओ जी, इसको पढ़ के क्या समझ में आता है? हाँ, तो वो क्या बन जाएगा हमारा? वॉइड बन जाएगा। देखो जी 7 का पोस्टमार्टम करते हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट ढूंढ के लाते हैं। बताएं जी इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट बताएं। सबसे फर्स्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है? सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स होनी चाहिए। याद करना, ये सिर्फ सेल की बात करता है, एटीएस की बात नहीं करता। अगर एटीएस की बात करता होता तो यहां कॉन्ट्रैक्ट यूज हुआ होता वर्ड, ना कि सेल। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है, दोनों। हाँ, दोनों है। आगे देखो जी, इसमें सेकंड एलिमेंट इसका विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर। थर्ड एलिमेंट क्या हुआ है? अब गुड्स डैमेज्ड। अभी डिस्कस करते हैं सर। फोर्थ एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। एक एलिमेंट हमने ऊपर मिस कर दिया। एलिमेंट कुछ नहीं है, एलिमेंट क्या है? कहानी है। हमने उस कहानी को पूरा करना है। कहानी को शुरू करना है सेल से, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से। उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। उसको कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे? गुड्स डैमेज करवा देंगे, विदाउट नॉलेज ऑफ सेलर करवा देंगे, और एंड में कहानी का हमने क्या करना है? एंडिंग करनी है। एंडिंग हो रही है उसके कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड से। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स कैसे पहचानते हैं? कहानी के तौर पे पहचानते हैं। एक हमने पूरी कहानी कंक्लूड करनी है उसकी। ठीक है जी। अब देखें क्या होता है इसमें हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना लेते हैं स्पेसिफिक गुड्स का। ठीक है जी, हमने स्पेसिफिक गुड्स का एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना लिया। स्पेसिफिक गुड्स वही वाले आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड। ठीक है जी, उनको बनाने के बाद अब देखो इसमें क्या हुआ है? द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड बन जाएगा। कब? कि जिस टाइम हम ये कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे ना, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? सेल का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, उस टाइम गुड्स ऑलरेडी खत्म हो चुके थे। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझे, मेरा माल आ रहा था शिप से, आ रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले। अब सपोज करें मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, उस टाइम शिप ऑलरेडी डूब चुकी थी पानी में। ना तो मुझे इसकी जानकारी थी, ना आपको इसकी जानकारी थी। आपको हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इन्होंने सिर्फ लिखा है इसमें नॉलेज ऑफ द सेलर। तो यानी कि सेलर की नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बायर की नॉलेज की ये बात नहीं करता। मेरे गुड्स मेरी नजर में तो अब भी पानी में तैर रहे हैं, पर असल में वो गुड्स क्या हो चुके हैं? पानी के अंदर पहुंच चुके हैं। तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ठीक है जी। और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाने के बाद उसके कंसीक्वेंस क्या होंगे? कि सेलर से अगर आपने कोई एडवांस अमाउंट पे कर दिया है उसे,
तो आप वो रिकवर कर सकते हैं, डैमेजेस कोई रिकवर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें सेलर की कोई गलती नहीं है। ठीक है जी। सपोज करें मैं क्या हूं, मैंने आपको कहा कि मैं आपको अपनी कार सेल करूंगा, या फिर मेरी कार मेरे गराज में खड़ी है, 10,000 रुपए दो, मेरी कार ले जाओ। ठीक है जी। उस टाइम लेकिन मेरी कार ऑलरेडी चोरी हो चुकी थी, थेफ्ट हो चुका था मेरे साथ, मेरी कार के साथ, मुझे नहीं पता था मेरी कार चोरी हो गई है। ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने की वजह से अगर आपने बीइंग अ बायर मुझे कोई पेमेंट करी है तो वो पेमेंट क्या है, मुझे वापस करनी पड़ेगी। पर क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लिखा है ना उन्होंने नो नॉलेज ऑफ द सेलर, तो मेरे ऊपर एक्स्ट्रा कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपने जो पैसे दिए हैं वो आपको वापस करने पड़ेंगे। ठीक है जी। ये है हमारा सेक्शन नंबर 7। यहां वर्ड यूज हुआ है पेरिश और डैमेज, या फिर नो लॉन्गर टू आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन। अब पेरिश का मतलब है खराब हो गए, डैमेज का मतलब है कि उनका टूट फूट हो गया किसी तरीके से, और नो लॉन्गर आंसर टू डिस्क्रिप्शन का मतलब है, सपोज करें आपको चाहिए था A1 डिस्क्रिप्शन का गुड, लेकिन अब ओवर द टाइम वो क्या हो गया, ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई, वो हो गया A2 का। ठीक है। जैसे गेहूं अगर आप बारिश में रख दो, गेहूं खराब हो जाता है ना। तो सपोज करें मेरे साथ, मैंने बारिश में रखे हुए छोड़ दिए रात को वो गलती से, तो वो A1 क्वालिटी के गेहूं अब A3 के भी नहीं रहते। कहते हैं पेरिश किसी भी तरीके से हो सकता है, इसमें ये नहीं लिखा कि थेफ्ट, लेकिन हम मान के चलेंगे कि पेरिश का मतलब है कि उसमें ऐसा हर ट्रांजैक्शन, हर इवेंट इन्वॉल्व है जिससे गुड्स क्या है, खराब हो जाते हैं, या फिर गुड्स की एग्जिस्टेंसी जीरो हो जाती है। ठीक है जी। जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा था, गुड्स उस टाइम ऑलरेडी डैमेज हो चुके थे। उसके अगर बाद हुए तब सेक्शन 7 अप्लाई नहीं होगा हमारा। देखो इसमें ये देखो कि अगर क्या हुआ है, हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना लिया, ठीक है, दो ही चीज होंगी जी। हाँ, एग्रीमेंट टू सेल बनाने के बाद और सेल होने से पहले 8th में लिखा है। देखो जी, दो बातें हैं इसमें। सेक्शन 7 बात करता है स्पेसिफिकली, अगर हम इंप्लाइड देखें तो सेल की बात करता है ये, क्योंकि अगर एग्रीमेंट टू सेल बनाते हैं उसके लिए सेक्शन नंबर 8 ऑलरेडी मौजूद है। एटीएस के लिए दो ट्रांजैक्शन है। नंबर 1, ऑन 1 Jan 2023 मैंने क्या करा, आपके साथ एक एग्रीमेंट एंटर करा एटीएस, या सपोज करें मैंने सेल एग्रीमेंट आपके साथ एंटर करा। ठीक है जी। मेरे गुड्स ऑलरेडी 29th ऑफ दिसंबर 2022 को डैमेज हो चुके थे। तो कहते हैं 1 जनवरी को चाहे मैं सेल बनाऊं चाहे एटीएस बनाऊं, ये मेरा एटीएस होगा या सेल होगा, ये क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। ठीक है जी। ये क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि गुड्स ही एग्जिस्ट नहीं करते। जब गुड्स एग्जिस्ट नहीं करते तो आप बेचोगे क्या आगे। अब सिचुएशन ले दूसरी, सपोज करें ये गुड्स 29 दिसंबर को एक्सपायर ना होके 2 Jan को डैमेज हो गए। अब देखो सेल के केस में हमने पढ़ा था हैंड टू हैंड होना चाहिए काम, है ना, हैंड टू हैंड ट्रांसफर होना चाहिए। तो सेल के ऊपर तो ये लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने गुड्स 1 जनवरी को लेके जा चुका होगा, लेके जा चुका होगा ना। एग्रीमेंट टू सेल में देखो क्या है, एग्रीमेंट टू सेल में मैं कहता हूं ना मैं आपको फ्यूचर में सेल करूंगा। मैंने आपको प्रॉमिस करा था मेरी शिप आने वाली है 3 Jan को, यहां पे आ जाएगी, गुजरात में है पोर्ट है, वहां गुजरात में आ जाएगी मेरी शिप, और मैं आपको 5 Jan को ये सप्लाई दे दूंगा जैसी शिप से माल उतरेगा। लेकिन वो शिप 2 जनवरी को ही पानी में डूब गई। तो कहते हैं एटीएस बनाते टाइम तो वो पानी पे तैर रही थी, लेकिन जब
एटीएस बनाने के बाद और सेल, एटीएस का सेल में बदलने से पहले वो क्या हो गए, डैमेज हो गए, उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे वो 8 में लिखे हुए हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। एक और इसमें हो सकती है ट्रांजैक्शन क्या कि देखें, सेल हो गई है, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि क्या करेंगे आप, ये पैसे पकड़े, ये मेरे गुड्स हैं, इन्हें आप मेरे घर पे डिलीवर करवा दे, सेल हो गई इसमें, है ना, पैसे भी दे दिए, गुड्स भी आइडेंटिफाई हो गए, एग्री हो गए, पैकिंग हो गई, बस वो घर पे आने बाकी है। उस दौरान रास्ते में अगर उन गुड्स को कोई डैमेज होता है, जैसे शॉपकीपर ने अपने लड़के के हाथ वो गुड्स भेजे कि जाओ इसकी डिलीवरी करके आओ, अगर तो दो कंडीशन है, या तो लड़का गुड्स लेके भाग गया, चोरी कर ली, ठीक है, तो चाहे गुड्स क्या थे, मेरे थे, रिस्क मेरे पास था, लेकिन फॉल्ट किसका है, सेलर का, तो वो लाइबल होगा। या फिर मान लो, लेकिन सेलर एजेंट तो है ना, उसका लड़का एजेंट तो है, वाइकेरियस लाइबिलिटी अप्लाई होगी। और अगर मान लो लड़के का जेन्युइन एक्सीडेंट हो गया कुछ और गुड्स क्या हो गए, फैल गए, स्पिल हो गए, तो उस केस में क्या है, उस केस में सेलर की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सेल होते ही गुड्स का रिस्क किसको ट्रांसफर हो जाता है, बायर को ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि सेलर की कोई गलती नहीं है, तो बायर विल हैव टू बियर द रिस्क। ठीक है जी। हम पढ़ रहे थे अपना 7th। ठीक है, 7th में क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जिस टाइम लिखा जा रहा है, बनाया जा रहा है, ओरली एग्री किया जा रहा है, उस टाइम क्या हो रहा है, वो गुड्स ऑलरेडी डैमेज्ड है, पेरिश्ड है, थेफ्ट हो चुका है उनके साथ, XYZ कुछ भी हो गया है। ठीक है, कि वो अब गुड्स या तो ऐसे हो गए हैं कि वो बेचने के काबिल नहीं रहे, या फिर क्या हो गया है कि वो गुड्स ही जीरो हो गए हैं, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें पेरिश देखो दो तरीके से हो सकते हैं आपके गुड्स, या तो फुली पेरिश हो सकते हैं या पार्शियली पेरिश हो सकते हैं। सपोज करें हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट था 100 बैग्स ऑफ राइस बेचने का या 100 बैग्स ऑफ व्हीट बेचने का। अब उस 100 बैग में से सपोज करें 10 बैग बारिश में भीग गए, 90 बैग्स ही सही सलामत रहे हैं। ठीक है जी, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में डिपेंड करता है कि आप 90 बैग्स अगर लेना चाहते हो तो ले लो, आपकी मर्जी है, और अगर नहीं लेना चाहते तो मत लो। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, बायर के ऊपर, या फिर सेलर के ऊपर भी डिपेंड करता है। वो क्या है, वो भी कह सकता है कि अब मैं आपको 90 बैग्स नहीं बेचने वाला, बेचता तो 100 ही बेचता, वरना बिल्कुल नहीं बेचूंगा। ठीक है जी, तो दोनों पार्टीज की डिस्क्रिशन होती है इसमें, विद कंसेंट अगर वो पार्ट परफॉर्मेंस भी करना चाहे तो कर सकते हैं ये। लेकिन ऐसा केस है जिसमें आप गुड्स को डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, भाई 10 बैग खराब हुए, 10 बैग हटा दो, अलग कर दो। लेकिन अब सपोज करें इनडिविजिबिलिटी है, वर्ड है डिविजिबल और इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि 100 केजीज एप्पल मेरे को सप्लाई करना, अब वो एप्पल क्या हुआ, उनमें स्पेसिफिक खास तरीके की बीमारी लग गई, आधा आधा एप्पल सड़ गया, आधा बिल्कुल ठीक है एक साइड का खराब हो गया। जैसे कई बार होता है ना कि एक साइड दबी रह गई एप्पल्स की, एक साइड ऊपर रह गई, तो जो नीचे दबी रह गई साइड वो हो गई खराब। तो अब वो क्या है, एप्पल इनडिविजिबल है, ऐसा तो है नहीं आप आधा आधा एप्पल काट के बेच कर दो, मार्केट में सेल कर दो, नहीं हो सकता ना। तो जहां इनडिविजिबिलिटी है वहां तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और जहां क्या है आपकी डिविजिबिलिटी हो सकती है, तो वहां पार्टीज की क्या है, आपका वॉलंटरीनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पार्ट परफॉर्मेंस करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। ठीक है जी, वो एक दूसरे को कंपेल नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनकी एग्रीमेंट बन जाती है कि यार चलो 90 ही बैग बेच दो, ठीक है जी 90 ले लो, तो उस केस में वो परफॉर्मेंस हो सकती है। ठीक है जी, आया समझ में? इसके ऊपर थोड़ी सी राइटिंग करें, अब लिखें। हेडिंग डालें, गुड्स आर डैमेज्ड और पेरिश्ड। जी, गुड्स आर डैमेज्ड और पेरिश्ड।
देखें सेक्शन 7 एंड 8। अच्छा पहले चलो 8 भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इकट्ठा ही लिख लेंगे, ठीक है। 8th पढ़े जी। sale, but after agreement to sale, where there is an agreement to goods, and subsequently the goods without any fault or the card of the seller or buyer perish or become so damaged as no longer to answer to their descriptions in the agreement before the risk passes to the buyer, the agreement is thereby avoided. ठीक है जी। अब देखो ये क्या कहते हैं, हमने क्या करा हुआ है इसमें, एग्रीमेंट टू सेल करा हुआ है, एटीएस बनाया था हमने 1 जनवरी 2023 को हमने एटीएस बनाया। अब एटीएस बनाने के बाद क्या हुआ, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें इसमें क्या हुआ है, एंड सब्सिक्वेंटली का मतलब है एटीएस बनाने के बाद में क्या हुआ है, द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ सेलर और बायर। ना तो सेलर की कोई गलती है ना बायर की कोई गलती है, गुड्स क्या हो गए हैं, पेरिश हो गए हैं या डैमेज हो गए हैं, ठीक है जी, एज नो लॉन्गर टू आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन, यानी कि इस हद तक डैमेज हो गए हैं कि जिस क्वालिटी के गुड्स आपने मांगे थे वो क्वालिटी अब उन गुड्स में नहीं बची, ठीक है जी। इन द एग्रीमेंट बिफोर द रिस्क पासिस टू द बायर, बिफोर द रिस्क पासिस टू द बायर का क्या मतलब है, रिस्क पास कब होता है बायर को, जब सेल हो जाती है, यानी कि एटीएस हो चुकी है, सेल होनी अभी बाकी है, 5 जनवरी को सेल होनी थी, 5 जनवरी को एटीएस को सेल का रूप लेना था, बदलना था उसको, उससे पहले ही गुड्स डैमेज हो चुके हैं, शिप डूब चुकी है। अब शिप डूबने में ना सेलर की गलती है ना बायर की गलती है, ठीक है जी। तो उस केस में द एग्रीमेंट इज देयर बाय अवॉइडेड, अवॉइडेड का मतलब है वॉइड हो गया अब आपका एग्रीमेंट, ठीक है जी। आपका एग्रीमेंट क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। लेकिन एलिमेंट मेन क्या है, याद क्या रखना है, ना सेलर की गलती होनी चाहिए ना बायर की गलती होनी चाहिए, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ वो तो होगी, उसे हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन भी कह देते हैं हम, ठीक है ना। रेस्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आपने, हाँ आपने क्या कर दिया है, अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर गए हैं कि आपकी जेब से कुछ चला गया और वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाया, तो हम क्या कर देंगे, आपका जो पैसा गया है या जो चीज गई है उसे वापस आपको दिलवा देंगे, ठीक है जी। ये क्या है हमारा रेस्टिट्यूशन का प्रिंसिपल है। यहां पे क्या अप्लाई होता है हमारा, सेक्शन 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो किसकी बात करता है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की। फ्रस्ट्रेशन हमने डिस्कस करा था, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, हाँ फ्रस्ट्रेशन जो परफॉर्म नहीं हो सकता किसी एलिमेंट की इंट्रोडक्शन की वजह से, ठीक है। तो 56 साफ साफ कहता है कि अगर फ्रस्ट्रेशन हो गई है कॉन्ट्रैक्ट में तो आपको एक दूसरे से जो बेनिफिट आप ले चुके हैं वो वापस करने पड़ेंगे, ठीक है जी। देखो 7 और 8 दोनों में वर्ड यूज हुआ है स्पेसिफिक गुड्स, यानी आपके गुड्स क्या होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, तभी 7 और 8 अप्लाई होगा। अगर गुड्स नॉट स्पेसिफिक हैं, जैसे मैंने कहा है आप कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और एक्स ऑयल और वाई ऑयल, 4 तरीके के ऑयल्स में डील करते हैं। मैंने आपको कहा कि मेरे को क्या है, ऑयल चाहिए। अब आपके पास तो 4 ऑयल है, स्पेसिफिक तो नहीं हुआ है ना, नॉट स्पेसिफिक है, तो कहते हैं मैंने आपको कहा ऑयल चाहिए, ठीक है। तो इस केस में जहां गुड्स अभी स्पेसिफिक नहीं है उस केस में 7 और 8 अप्लाई नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि उनकी ना तो सेल बन सकती है ना आपका एटीएस बन सकता है उनका, ठीक है। अब लिखें इसमें, कहां तक लिख लिया था, हाँ गुड्स आर डैमेज्ड और पेरिश्ड। अब इसमें लिखे सेक्शन 7 एंड 8 डील विद द सिचुएशन when the goods are damaged
or perished under the contract of sale फर्स्ट पॉइंट अब इसमें लिखें सेक्शन 7 डील्स विद हाँ इसमें एक फर्स्ट पॉइंट बना के लिखें सेक्शन 7 डील्स विद सेल एंड एटीएस एग्रीमेंट टू सेल whereas section 8 only deals with ATS. सेकंड पॉइंट देखें सेक्शन 7 applies when goods are already damaged at time of making contract whereas section 8 deals with situation where goods are damaged after making of the contract. कहां से section 8 deals with the situation where goods are damaged after making of the कॉन्ट्रैक्ट या फिर उसे ऑब्लिक डाल के एटीएस लिख लो एटीएस ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा ठीक है जी आगे लिखें फिर असेंशियल्स ऑफ सेक्शन 7 लिखें नंबर 1 एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नंबर 2 गुड्स आर स्पेसिफिक नंबर 3 गुड्स डैमेज or perish before or at time of making contract of sale number 4 seller do not have any knowledge of destruction of goods do not have any knowledge of destruction of goods इसकी नेक्स्ट लाइन लिख लें इफ दीज 4 एलिमेंट आर प्रेजेंट देन द कॉन्ट्रैक्ट इज void then the contract is void छोटी सी लाइन कहीं बेयर एक्ट में ही लिख लो पेरिश नॉट ओनली इंक्लूड डैमेज पेरिश नॉट ओनली इंक्लूड डैमेज बट ऑल्सो थेफ्ट कॉमा लूजिंग कमर्शियल वैल्यू एक्सेट्रा ठीक है जी अब
अब इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखे आगे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। जो ये एसेंशियल्स है इन्हें एक्सप्लेन कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, इसमें लिखें सेक्शन 7 इज एप्लीकेबल on sale as well as ATS and if essentials of section 7 are satisfied it will make sale or ATS, comma, as the case may be, void. As the case may be, comma, void. इसी के साथ एक एग्जांपल लिख लो। A agrees to buy horse from B which was dead at that time and B was unaware. B, A agrees to buy है ना? A कौन अनअवेयर होना चाहिए? B, सेलर का अनअवेयर होना जरूरी है। ठीक है, तो B is unaware and contract is void. ठीक है जी, this contract is void, full stop डाल के जी। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पिछले सेक्शन में जैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, सेल हो गया, बट उसमें तो हमने क्या देखा जा रहा है पोजीशंस पास कर देना, वो तो एक किसी ड्यू टू एनी रीजन डिस्ट्रॉय हो गई। हाँ, अब पेमेंट वापस होएगी। हाँ, उसमें अब क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि वो रीजन क्या था। अगर तो रीजन था, हाँ, अगर रीजन था सेलर की नेग्लिजेंस तो पेमेंट होगी वापस। अगर सेलर की कोई गलती नहीं थी, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, दुकान में गलती से आग लग गई, लग भी सकती है, तो उस केस में पेमेंट वापस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सेल के टाइम पे रिस्क ट्रांसफर कर चुका है सेलर। ठीक है, रिस्क ट्रांसफर होने का मतलब है फिर सेलर का फायदा ही क्या हुआ सेल करने का? अगर रिस्क ट्रांसफर करने का फिर मतलब ही क्या हुआ? अनलेस एंड अनटिल सेलर की कोई एक्सप्रेस गलती नहीं है, सेलर को हम लाइबल तब नहीं करेंगे। ठीक है जी। एटीएस, एटीएस की भी बात करता है सेक्शन 7। सेक्शन 8 हमने बनाया, देखो एटीएस जब सेक्शन 8 में बना रहे थे उस टाइम गुड एग्जिस्ट करते थे, और सेक्शन 7 में जिस टाइम हम एटीएस बना रहे थे गुड्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। ये इनका फर्क है। क्या फर्क है जी? देखो समझो, कब वो ट्रांजैक्शन 7 में फॉल करेगी, कब वो ट्रांजैक्शन 8 में फॉल करेगी। फर्स्ट 2023 एटीएस बन रहा था। दो सिचुएशन, गुड्स डैमेज्ड ऑन 29/12/2022, सेकेंड सिचुएशन डैमेज्ड ऑन 3rd जनवरी 2023। देखो यहां पे अप्लाई होगा 7, जिसमें गुड ऑलरेडी डैमेज थे एटीएस वाले दिन, और जब एटीएस बनने के बाद
लेकिन एटीएस को सेल में कन्वर्ट होने से पहले गुड्स डैमेज हो गए हैं, गलती किसी भी पार्टी की नहीं है, तो यहां पे अप्लाई होगा 8। ये हमारा इसमें बेसिक डिफरेंस है। ठीक है जी, ऑनलाइन समझ में आ रहा है जी? ठीक है जी, आ गया समझ में? चाहो तो ये रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर लो। सेकंड एलिमेंट लिखे जी, स्पेसिफाइड गुड्स। द गुड्स मस्ट बी स्पेसिफाइड एंड नॉट अनअसर्टेन्ड। बस इसमें एक ही लाइन की गुड्स क्या होने चाहिए, स्पेसिफाइड होने चाहिए, अनअसर्टेन्ड नहीं होने चाहिए। एंड नॉट अनअसर्टेन्ड। ठीक है जी। थर्ड है हमारा गुड्स आर डैमेज्ड। इसमें लिखें for the application of section 7, goods are damaged. For the application of section 7, the goods must perish before or at the time when contract is made. ठीक है जी। एंड फोर्थ इसमें लिख ले, द सेलर शुड बी अनअवेयर about the description or about the damage of goods. The seller should be unaware. फोर्थ पॉइंट है इसको, बस हेडिंग नहीं है इसमें, लाइन ही यही है कंप्लीट। द सेलर शुड बी अनअवेयर अबाउट द डैमेज ऑफ गुड्स। डैमेज ऑफ गुड्स। अब देखो इसमें एक छोटी सी हेडिंग डाल लो, इफ गुड्स आर डैमेज्ड आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बिफोर का तो हमने पढ़ लिया कि गुड्स बिफोर डैमेज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट से तो उसका क्या कंसिक्वेंस है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अब देखो अगर आफ्टर डैमेज होते हैं, हाँ, आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, गुड्स डैमेज आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसमें डाल लो इफ एटीएस वॉज मेड, इफ एटीएस वॉज मेड, या फिर इफ सेल वॉज मेड। हाँ, ये इसी में ड्रॉ कर लो। भाई गुड्स डैमेज बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या एट टाइम में तो हमने पढ़ लिया, सेक्शन 7 रेफर कर लो। एक सिचुएशन ये आ सकती है कि गुड्स आफ्टर डैमेज हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर कर लिया था, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एटीएस था देन फॉलो सेक्शन 8, क्योंकि सेक्शन 8 यही बात करता है ना।
इसमें लिख लो, देन रेफर सेक्शन 8। और अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेल था, देन रेफर सेक्शन 26। ठीक है जी, तब हम क्या करेंगे, सेक्शन 26 के पास चलेंगे। अब सेक्शन 26 क्या है वो हम कल देखेंगे। ठीक है जी। ऑनलाइन डाउट जी, बना लिया चार्ट आपने? अब कल ऑनलाइन स्पेसिफिक होमवर्क क्या है जी? ऑनलाइन स्पेसिफिक है कि आपको भी आईपीसी आप लगा रहे हैं ना दोनों? हाँ जी, आईपीसी आप लगा रहे हैं। कल हम पहले सबसे पहले इंडेक्स आपसे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ऑनलाइन करके आएंगे हम याद इंडेक्स। ओके जी।